मैं भागलपुर सिटी में जॉब की तैयारी कर रहा था। रात का समय था, मैं पढ़ाई कर रहा था। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजती है। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो वह कॉल मेरे घर से था। मैंने जल्दी से कॉल उठाया और बात किया तो पता चला कि मेरे मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है और पापा ने कहा कि कल सुबह जल्दी से घर आ जाना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। रात का समय था तो लास्ट बस रात के 10 बजे खुलती है। मैंने जल्दीबाजी में अपना सामान पैक किया और बस स्टैंड की ओर निकल गया। वहाँ पर एक बस लगी हुई थी। मैं जल्दी से जाकर उस बस में बैठ गया। मैंने पूरी बस में देखा तो 8-10 पैसेंजर ही मुझे नज़र आ रहे थे, क्योंकि रात का समय था तो ज़्यादा लोग नहीं थे। मैंने बस में जाकर अपना टिकट लिया और 10 मिनट बाद वहाँ से बस निकल पड़ी। बस हाईवे देते हुए जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मेरे घर की दूरी 40 किलोमीटर है और उस बस में जितने भी लोग थे वह अपने घर के पास उतर गए। जब सभी लोग बस से उतर गए तो उस बस में ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद था। तो बस ड्राइवर ने हाईवे की बजाय बस उसने एक सुनसान रास्ते पर मोड़ ली, क्योंकि वह रास्ता एक शॉर्टकट रास्ता था। वहाँ पर कुछ ज़्यादा लाइट मौजूद नहीं थी। उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैंने बाहर देखा कि बस एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। तभी वह बस पंचर हो गई और तभी वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगती है। बस कंडक्टर ने मुझे बोला था कि बस से बाहर मत जाना, क्योंकि अंधेरा काफ़ी है और बाहर जंगली जानवर भी है। 15 से 20 मिनट में बस का टायर चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस लड़के का नाम सुधांशु है। सुधांशु सोचता है कि अब चलो बाहर जाकर टॉयलेट करके आता हूँ, क्योंकि उसे बहुत तेज़ टॉयलेट लग रही थी। जब वह बस से नीचे उतरा तो उसकी नज़र एक कब्र के पास जाती है तो वह देखता है कि कब्र में से कुछ हलचल हो रही है। जब वह बस की लाइट्स में ध्यान से देखता है तो उसे डर लग जाता है। वह देखता है कि उस कब्र में से किसी का हाथ बाहर निकल रहा है। जब वो देखता है तो जल्दी से कंडक्टर को बताने चाहता है, लेकिन जब वो फिर देखता है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। जल्दी से टॉयलेट करता है और बस में जाकर बैठ जाता है। करीबन 10-15 मिनट के बाद बस ठीक हो जाती है। जब बस वहाँ से खुलती है तो उस बस के छत पर एक जोरों सा धमाका होता है, जैसे लग रहा था कि उस बस पर किसी ने छलांग लगाया हो। वह बस का छत थोड़े नीचे की तरफ अंदर चला जाता है और बस पर कोई चल रहा है ऐसी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, कहीं कोई खतरनाक जानवर तो नहीं आ गया। उस बस पर चलने की आवाज़ लगातार आ रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह आवाज़ अचानक से गायब हो जाती है। तभी दिखाई देता है कि सामने से एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला आ रही है। वह देखकर वह फिर से चौंक जाता है कि आखिर इतनी रात को यह अकेली महिला क्या कर रही है। वह औरत बिल्कुल अकेली थी। वह औरत सुनसान रास्ते पर जा रही थी। तभी कुछ दूर जाने के बाद मेरा बस स्टैंड आ गया। जब मैं बस में था तो बादल के कड़कने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। लग रहा था कि जैसे बारिश होने वाली है। लेकिन जब मैं बस से नीचे उतरा तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और बिजली जोरों से गरज रही थी। मैं ऐसी हल्की हल्की बारिश में ही कोई गाड़ी या रिक्शा खोजने लगा, पर वहाँ कोई गाड़ी मुझे नहीं मिली। वहाँ से मेरे घर की दूरी करीबन 2 किलोमीटर थी और वहाँ से जाने के लिए जंगल का रास्ता होता था। लेकिन जब मेरे साथ ये घटना हो रही थी तब मुझे डर भी लग रहा था कि फिर मैंने सोचा जो होगा देखे जाएगा। मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना था। मैं उसी हल्की बारिश में अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने नोटिस किया कि कोई जैसे मेरे पीछे आ रहा हो। मुझे पायल की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे और भी डर लगने लग गया था। मेरे कदमों के साथ साथ ही आवाज़ भी बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं उस रास्ते पर अकेला था। यह आवाज़ किसकी है, यह सोच के मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने अपने मोबाइल के टॉर्च से देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं चलने के बजाय दौड़ने लगा। जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो पायल की आवाज़ भी साथ ही साथ सुनाई दे रही थी। मैं तेज कदमों के साथ भाग रहा था और पीछे मुड़कर भी देख रहा था, लेकिन मुझे पीछे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। यह सिलसिला चलता ही रहा, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहां बंद हो गया। फिर जब मैं घर के अंदर जाता हूं तो मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा तू अभी क्यों आ गया, सुबह बोला था ना, और तू
हाँफ क्यों रहा है? तो मैंने सारी बातें पापा को बताई। उसके बाद पापा बोलते हैं कि शायद तुम्हारा वहम होगा, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो। फिर सुधांशु हाथ मुंह धो के खाना खा लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए छत के ऊपर बालकनी में चला जाता है। उस समय रात के 11:45 हो रहे थे। सुधांशु की बात करते करते नजर एक परछाई की तरफ जाती है। वह देखता है कि वह परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि उसको मारने ही वाली है। तभी वो अपने सर को छिपाते हुए हाथ आगे करता है और जोर से चिल्लाता है। तभी उसके पापा छत की बालकनी की तरफ आते हैं तो बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया, क्या हुआ? तभी उसने सामने से हाथ हटाकर देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वह बोलते हैं कि बेटा चल नीचे जाकर सो जा, बहुत रात हो चुकी है। और चले जाते हैं सोने के लिए। सुधांशु भी अब सोने के लिए चला जाता है। तभी रात के 1 बजे सुधांशु के पेट में दर्द उठता है। दर्द नॉर्मली ही था। वह अपने पापा को बुलाता है। उसके पापा कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देते हैं, लेकिन उस दवाई से दर्द कम नहीं होता है। तो वो लोग सुबह डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ जांच किया, सब कुछ नॉर्मल था, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। फिर वह कुछ दवाई लेकर घर चला गया। वह दवाई खाने से भी कुछ नहीं हो रहा था। करीबन रात के 1 बजे इस बार बहुत ही तेज पेट में दर्द होता है। इस बार उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तभी उसके पापा उसे रात को तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक के पास ले जाने के बाद तांत्रिक बोलता है कि तेरा यह दर्द तेरी वजह से ही हुआ है। जो तुमने वहाँ पर मूत्र विसर्जन किया था, वहाँ पर एक औरत की कब्र थी, जिस वजह से वह औरत तुम्हें मारना चाहती है, इसलिए तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा है। तभी वह तांत्रिक एक ताबीज देता है और उसे बोलता है कि इसे कभी मत खोलना, नहीं तो वो औरत तुम्हें फिर से मारने आ जाएगी।